दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग उसी को आगे को कंटिन्यू करेंगे जो कल लास्ट टाइम मेरी क्लास आई थी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो मैंने आपको बताया था। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो समझ आया होगा। उसी को आज हम आगे को बढ़ाएंगे और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपने स्तर से जो भी आप बुक पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह, उससे इसको मिला के पूरा एक दिन में आप लोग इसका नोट्स वगैरह तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इससे पहले कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, और ये याद रखना कल से हिस्ट्री की क्लास आएगी 2 दिन, उसके बाद एक क्लास हिंदी की आएगी, संडे को लाइव क्विज रहेगा और मंडे से आपकी उत्तराखंड की क्लास आएगी। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या बताया था मैंने, सबसे पहले कहां से लिया गया बताया था, क्विक रिवाइज कीजिए। ठीक है, आयरलैंड से हमने इसको एडॉप्ट किया है, आयरलैंड से इसको हमने लिया है, पहली चीज। दूसरा क्या बताया था मैंने, इसको किस आर्टिकल में है, ये 36 से 51 तक के इसमें आर्टिकल आते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कौन से भाग में है, भाग कौन सा था इसका, 4 था। ठीक है, और उसके बाद इसको न्यायालय में या कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग कोर्ट जा रहे हैं, लिखा है कि संविधान में ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, ये जो चीजें हैं सिर्फ स्टेट, यानी जो स्टेट की डेफिनेशन बताई थी, आप सरकार ही समझ लीजिए, उनको एक प्रकार की डायरेक्शन देते हैं, एक प्रकार के राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि आप लोगों ने पब्लिक वेलफेयर में क्या क्या चीजें करनी है, इस चीज को इंक्लूड करते हुए चलना, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके ऊपर संसाधन है या आपके पास पैसा है तो। ठीक है, दूसरी चीज इसका मेन जो टारगेट है वो क्या बताया था मैंने, लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का मेन टारगेट क्या है, आप बताओगे पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याण है, साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिकल एंड जो आपकी तीसरी टाइप की जो होता है उसको जुडिशरी मतलब न्याय दिलाने का इसका काम करता है, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस ये इसके साथ साथ ही दिलाता है, और एक प्रकार का इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी डेवलप करता है, गरीबों की अवस्था को सुधारने का ये उम्मीद करता है सरकारों से कि आप लोग ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे आपके राष्ट्र के जो लोग हैं उनका कल्याण हो सके, भला हो सके। ठीक है, 36 में मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से याद कीजिए। 36 में बताया था स्टेट की डेफिनेशन, याद रखना वो डीपीएसपी की डेफिनेशन नहीं है, वो सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन है कि स्टेट किसको बोला जाता है, और मैं इसको कल आपको बता चुका हूं। ठीक है, 37 क्या बताया था मैंने, 37 के अंदर मैंने जो भी बताया था कि इसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि इस संविधान में लिख दिया है और हम इसको कोर्ट में जाके कहें कि ये सरकारें इसको अप्लाई नहीं कर रही हैं, ये संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रही, तो पहले ही संविधान निर्माताओं ने उसको न्यायालय में जाने से क्या कर दिया था, रोक दिया था, यानी आप इसको कोर्ट में जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 38 में क्या कहा था मैंने, 37 के बाद 38 में आपको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें करता है। ठीक है, वो भी बताया था मैंने। 39 में क्या बताया था, स्त्री और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, और साथ ही साथ निःशुल्क विधिक सहायता यानी जो कानून हो मतलब आपको हेल्प मिलेगी कानून की, वो फ्री में मिलेगी। ठीक है, और 40 में क्या बताया था मैंने, ग्राम पंचायतों का संगठन। और देखो ग्राम पंचायतों का संगठन सरकार ने बाद में क्या किया, तुरंत उसको दूसरे आर्टिकल में डाल दिया और वो कंपलसरी बना दिया, मैंडेटरी बना दिया। ठीक है, यानी 40 के तहत जितना भी था वो मैंडेटरी हो चुका है अब, यानी कि ग्राम पंचायतें 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके तहत पीआरआई की क्या की गई, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनका क्या किया गया, विकास किया गया, उनको आगे लेके जाया गया। ठीक है, अब ये तो क्या था, कल का था। अब हम लोग इससे आगे को देखेंगे और बहुत प्यार से आप लोग समझेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे कि इसमें कैसे करना। हर आर्टिकल आपको रटना नहीं है। ठीक है, आप ये याद रखना कि अगर कोई आप जब मैं समझाऊंगा आपको, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, अच्छा ये चीज इस वजह से हुई होगी क्योंकि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में सरकारों ने या संविधान ने क्या कर रखा है, इसको वर्णित कर रखा है। ठीक है, अगला देखिए 41। ठीक है, 41, 42 और 43। ठीक, 41, 42 और 43 ये लगभग थोड़ा सा क्या करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। अभी बताता हूं इसमें कैसे। देख जो 41 है वो क्या कहता है, कुछ विशेष कंडीशंस होंगी, यानी कुछ विशेष प्रकार की दशाएं होंगी, जब क्या करेंगी जो सरकारें होंगी उनको एक काम करना होगा, राज्य को एक काम करना होगा कि किसी की हेल्प कर सके, यानी कुछ दशाओं में सहायता करनी है। और वो सहायता किन की हो सकती है, चाहे कोई वृद्ध आदमी हो, कोई बेरोजगार हो, कोई विधवा महिला हो, यानी जो थोड़ा सा कमजोर है, जिसको असहाय टाइप का है, जिसको हेल्प की जरूरत होती है, तो उसमें सरकार क्या करती है, इस अनुच्छेद का प्रयोग करके कुछ
विशेष प्रकार की सहायताएं दे सकती है कुछ विशेष कंडीशन में, ठीक है। यानी कुछ विशेष कंडीशन में कुछ हेल्प करने का सरकार क्या करती है, काम करेगी, चाहे वो शिक्षा का दे दे, किसी को कोई रोजगार वगैरह काम वगैरह दे दे, या किसी को पेंशन वगैरह दे दे, या किसी को कोई अदर काम दे दे, इस प्रकार की, ठीक है। तो 41 में आप सीधे सीधे मान लिखिए कुछ दशाओं मतलब कंडीशन, ठीक है, में सहायता यानी हेल्प, ठीक है, कुछ दशाओं में सहायता। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कोई वृद्ध आदमी है, उसको सरकार ने देखा होगा अपनी वृद्धा पेंशन स्कीम चलती है, कोई विधवा है, विधवा पेंशन स्कीम चलती है। क्योंकि देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि हर वृद्ध को आप कहोगे सर इसको पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने यहाँ लिखा है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है, आपकी राज्य सरकारों पे या केंद्र की सरकार पे डिपेंड करता है कि उसके पास पैसा है कि नहीं है, कि कहीं उसका ऐसा तो नहीं कि उसका बजट खराब हो जाए, उसके पास होगा तो वो कोशिश करती है। और इसके एग्जाम्पल भी हम लोग ने देखे हुए हैं। जैसे क्या हो सकता है, एक आप लोग वृद्ध पेंशन, वृद्धा पेंशन, ठीक है, वृद्धा पेंशन ये देखा होगा आपने, या आप लोग ने लिख लिया विधवा पेंशन, ठीक है, विधवा लोगों को पेंशन दी जाती है, या किसी को लोक सहायता दी जाती है, यानी सरकार कभी किसी को पैसा वगैरह दे सकती है। तो 41 यही कहता है कि कुछ विशेष कंडीशन में सरकारें क्या कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। तो ये याद रखना, कुछ विशेष दशाओं में सहायता देने का जो प्रावधान है वो भी अपने आप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का क्या है, भाग है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 41 के बाद अगला आता है 42, ठीक है। अब 42 क्या कहेगा, 42 भी कुछ इसी प्रकार का है, जो भी कार्य है, कार्य की आप न्याय संगत और मानवीय दशाओं का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। यानी कार्य करते हैं, जैसे किसी को वर्क दे दिया आपने, किसी को काम दे दिया, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन होनी चाहिए वो काम करने की, यानी एक न्याय संगत तरीके से। अब पता लगा कोई बीमार है, बहुत तेज उसको फीवर है, और उसको वहां पे आप काम करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। सरकारें क्या करती हैं, उसको छुट्टी दे देती हैं, और छुट्टी दे दी तो ये नहीं कि उसकी सैलरी काट दी जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सब प्रावधान किए गए हैं, ये सब प्रोविजन से हैं कि अगर किसी को काम पे रखा गया है तो वो न्यायपूर्ण होगा, यानी जस्टिस होगा उसके साथ। अब पता लगा कोई बीमार है, किसी के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो घर जाना चाहता है, छुट्टी लेना चाहता है, कुछ विशेष मतलब प्रकार की उसकी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उस टाइम उसको छुट्टियां दी जाएंगी। उसको गवर्नमेंट ने हर टाइप का प्रावधान किया है, प्रोविजन किया है, उस कंडीशन में आपको क्या कहते हैं, सैलरी नहीं काटी जाती है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसमें, और इसके अलावा इसी के अंदर एक और पॉइंट है मातृत्व अवकाश, जिसको आप मैटरनिटी लीव कहते हैं, यानी कोई गर्भावस्था है, यानी कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसको मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब इसी के अंदर आता है, किसके अंदर, 42 के अंदर। तो 42 में आप लोग लिख लीजिए कार्य की न्यायसंगत व्यवस्था, यानी कार्य करने की, काम करने की एक प्रकार की क्या होगी, न्यायसंगत व्यवस्था होगी, और मानवीय दशाओं और मातृत्व अवकाश का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। यानी कार्य की न्यायसंगत, ठीक है। अब पता लगा बीमार है, मेडिकल प्रॉब्लम है, और आप उसको कह रहे हैं कि आप छुट्टी लोगे तो पैसे काट दिए जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। सरकारें समझती हैं कि हाँ वो काम करने के लिए उसकी कंडीशन है, ठीक है। कार्य की न्यायसंगत व मानवीय दशा, मानवीय दशा भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, मातृत्व अवकाश भी इसी के अंदर, ठीक है। मातृत्व, मैटरनिटी इसको बोलते हैं, मातृत्व अवकाश, ठीक, भी इसमें दिया जाता है, मातृत्व रक्षा भी की जाती है, ठीक है। एक प्रकार का अगर आपसे पूछता है कि ये क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कौन सी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है नहीं है, अब बताइए अगर उसमें क्वेश्चन पूछ दिया उसने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है या नहीं है, ऑप्शन दे दिया मातृत्व अवकाश, ऑप्शन दे दिया धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन दे दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, या ऑप्शन इस टाइप के कुछ दे दिए, तो आपको मातृत्व अवकाश याद रखना है। वो भी अपने आप में क्या है, मातृत्व से संबंधित जो चीजें होती है, यानी मैटरनिटी से संबंधित जो चीजें होती है, मातृत्व सुरक्षा लिख लीजिए इसको अवकाश की जगह, यानी मातृत्व सुरक्षा भी किसके अंदर आता है, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मातृत्व अवकाश की जगह मातृत्व सुरक्षा भी कर दीजिए ब्रैकेट में, मातृत्व सुरक्षा, ठीक है। ये अब इस सुरक्षा के तहत आप लोगों ने देखा होगा सरकारों ने, जैसे कोई मैटरनिटी पे होता है, मैटरनिटी लीव मिलती है उसको, अगर वो सरकारी क्षेत्र में आ जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, और इवन प्राइवेट सेक्टर में भी ये प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में मातृत्व सुरक्षा भी एक प्रकार का क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, ठीक है। अगला देखिए 43, ठीक है। अब 43 में क्या होगा,
देखिए जैसे 41 पढ़ा, 42 पढ़ा, 43 में क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। मतलब किसी को अगर आप सैलरी देते हैं तो कम से कम इतनी उसको सैलरी दो कि उसकी जिंदगी कट सके, वो अच्छे से गुजर बसर कर सके। ठीक है, यानी जो कर्मचारी होंगे उनको आप निर्वाह यानी उसके जीवन को जीने योग्य उसके पास पैसा होगा, उतनी मजदूरी आपको देनी होगी। और क्या करना होगा, जो कुटीर उद्योग होते हैं, ग्रामीण स्तर पर आपने देखा होगा कुटीर वगैरह उद्योग होते हैं, उससे संबंधित भी इसके अंदर प्रावधान है। ठीक है, तो आप इसमें 43 लिख लीजिए, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी प्लस कुटीर उद्योग। अब आपने देखा होगा बहुत से ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लाती है जिसमें कुटीर उद्योगों को डेवलप किया जाता है। बहुत से ऐसी जो मजदूरी से संबंधित लाता है कि बेसिक सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि ग्रुप डी की कम से कम 18,000 होनी चाहिए, या इसकी उससे कम सैलरी दे ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसी चीज को प्रयोग करते हुए, क्योंकि वहां लिखा था हाँ अगर अभी आपके पास पैसा है तो आप लोग इस टाइप के प्रावधान ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो 5,000 ही मिल रहा है जबकि मिनिमम आप 8,000 कह रहे हो, अब मैं कोर्ट चला जाऊंगा। वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीजें क्या हैं, न्यायालय में जाने योग्य नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग भी किसके अंदर आता है, 43 के अंदर। अब बाद में क्या किया गया, 43 के अंदर 2 बार क्या हुआ, मतलब इसमें 2 नई चीजें जोड़ी गई, यानी इसमें अमेंडमेंट किया गया, यानी इसके अंदर संशोधन किया गया। संशोधन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा किसी आर्टिकल के पीछे ए लिखा होता है, बी या क ख जो भी लिखा होता है, उसका क्या मतलब है कि वो बाद में उसमें क्या किया गया, ऐड किया गया। तो इसमें 43 में एक चीज ऐड किया गया, 43 का क, और उसमें यह कहा गया जो इंडस्ट्री होगी, जो उद्योग होंगे, उसका जो मैनेजमेंट होगा उसमें मजदूर वर्ग को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। क्योंकि देखो आपने यहाँ तो जितने आपने उद्योग देखे नहीं होंगे, लेकिन बड़े बड़े उद्योगों में क्या होता है, मजदूरों का अपना एक यूनियन होता है। तो उस उद्योग में, उस इंडस्ट्री में जब कभी भी क्या होता है, मैनेजमेंट की बातें होती है, कुछ मजदूर वर्गों के लीडर को भी उसमें शामिल किया जाता है, कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है, ये बाद में क्या किया गया, 43 के क में जोड़ा गया, 43 क यानी 43 का ए। इसमें क्या कहा गया, उद्योगों के प्रबंधन में, यानी जो इंडस्ट्री होती है उसके मैनेजमेंट में। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट में मजदूर वर्ग जो होगा उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, मजदूर भागीदारी। ये लंबे समय से मांग उठ रही थी, क्योंकि जो ऐसा कहा जाता था कि इंडस्ट्री वगैरह होती है वहाँ उद्योगों में मजदूरों का शोषण होता है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम और मतलब वर्क करना पड़ता है, एक दिन में 18-18 20-20 घंटे काम करवाते हैं, सैलरी उस लायक देते नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है। तो उसके बार बार ये कहा गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया आर्टिकल जोड़ दिया। तो उसमें कहा गया कि उद्योगों का जो भी प्रबंधन होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, उसमें मजदूरों की भी क्या होगी, भागीदारी होगी। और इसको जो ऐड किया गया 42 में संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये किसके द्वारा ऐड किया गया, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ और उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी शामिल कर दिया। इसी के साथ आता है 43 का 2, ठीक है, ख यानी बी जिसको कहते हैं। इतना बी भी लिखा होगा, 2 भी लिखा होगा या ख भी लिखा होगा, इतना कंफ्यूज मत कीजिए। यानी इसका सेकंड पार्ट, इसमें क्या कहा गया, जो सहकारी समितियां होती हैं, जो सहकारी मतलब जो होता है कोऑपरेटिव होती है। ठीक है, सहकारी समितियों को बेटर करने का या उनको उठाने का प्रयास किया गया। यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या है, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव जो कमेटी होती है, ठीक है, सहकारी, सरकारी मत कर देना, हाँ, सहकारी समिति का प्रावधान इसमें। ठीक है, सहकारी समिति का उन्नयन जिसको कहते हैं, उनको बेटर करना है। ठीक है, उन्नयन। और ये जो जोड़ा गया है 97, ठीक है, 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। ठीक है, यानी 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 43 का ख, जिसमें सहकारी समिति का क्या किया गया, उन्नयन की बात कही गई, उनको उठाने की बात कही गई। और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 था। ठीक है, अब क्विक रिवाइज कीजिए। 36 राज्य की परिभाषा, 37 कोर्ट नहीं जा सकते, 38 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 39 के अंदर क्या है, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में ग्राम पंचायतें, 41 में कुछ दशाओं में वृद्धा पेंशन वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, लोगों की मतलब जो कमजोर वर्ग है उसको हेल्प करना है। 42 में है कि जो कार्य जो होगा न्याय संगत होगा, यानी उसको मानवीय दशाओं को देखा जाएगा कि वो कार्य करने लायक है या नहीं है। उसी के अंदर मातृत्व सुरक्षा भी दी गई है। और 43 के अंदर क्या है, जो कर्मचारी वर्ग होगा उसको क्या किया गया, इतनी सैलरी कम से कम दी जाए कि उसका जीवन ढंग से गुजर बसर हो सके। इसके अंदर 43 का 1 और 2 भी जोड़ा गया, जिसके अंदर 1 के अंदर क्या किया गया, जो उद्योग वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, उसके मैनेजमेंट में आपको जो लेबर वर्ग होगा उसको इंक्लूड भी करना होगा। और इसी के
अंदर एक सेकंड पार्ट जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात कही गई। ठीक है, जब मुझे याद हो सकता है तो आप भी कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगला आर्टिकल जो मैं बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, उसको 44 लिखना और लिखना समान नागरिक संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको 44 क्या करेंगे आप, समान नागरिक संहिता। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी लिख दिया मैंने, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए ये क्या है, अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, वर्तमान में गोवा में लागू है। ठीक है, गोवा में ही सिर्फ है ये, गोवा में लागू, गोवा में है। ठीक, और कहीं भी नहीं है, गोवा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, आप लोग जिस राष्ट्र में रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग मानते हैं, हिंदुइज्म है यहाँ पे, मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है, बौद्ध है या सिख है, बहुत से हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आर्टिकल क्या कहता है कि हर किसी के लिए समान लॉ होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए गोद लेने की प्रथा अलग हो, मुस्लिम के गोद लेने की प्रथा अलग हो, या किसी और की अलग, या हिंदू एक ही विवाह कर सकता है, मुस्लिम एक से ज़्यादा कर सकता है। तो ये जितने भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है, जितने भी क्या है अलगाव वाली बात है, जितने भी इन दोनों अलग अलग धर्मों में जितने भी यहाँ पे धर्म हैं, उन सब के लिए क्या बात करता है, लोगों के लिए समान नियम होने चाहिए। वो कौन सा आर्टिकल बताता है, 44। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है, 44। या क्वेश्चन पूछेगा कि समान नागरिक संहिता किसका भाग है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आप उस टाइम बताओगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या आता है, समान नागरिक संहिता को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो गोवा में ये है। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मतलब 3 या 4 घंटे का लेक्चर इसमें चला जाएगा सिर्फ इसको पढ़ाने में, समान नागरिक संहिता। ठीक है, अब आप लोग विद्यार्थी हैं, आपको एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए, मुझे आपको उतना बताना है जितना आपके लिए सुफिशियंट है, जिससे आपका एग्जाम क्रैश हो सके। ठीक है, बाद में अगर इसको पढ़ना होगा, पढ़ते रहना, बहुत लंबी कहानी है, बहुत डिबेट चलता है, तो ये न्यायालय में भी जाता है, लेकिन न्यायालय में कैसे जाएगा, न्यायालय भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये है कहाँ, ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये है 44। ठीक है, अगला देखिए आप लोग क्या आता है 45। ठीक, 45 आता है। 45 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट आप कर देना। ठीक है, 45 में क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो इसमें क्या किया गया था, जो स्टार्टिंग में इसको इंक्लूड किया गया था, इसके तहत जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे, ठीक है, उनकी देखभाल से संबंधित था, उनकी शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, 6 वर्ष। फिर बाद में तो इसको क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया, एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 में, उसमें क्या कर दिया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। ठीक है, तो ये जो है ये क्या बात करता था, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के जो बच्चे होंगे उनके शिक्षा प्लस स्वास्थ्य की देखभाल, ठीक है, इसकी बात करता है। अब इसको इंक्लूड जब गवर्नमेंट को लगा कि यार हाँ इसने लिखा है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस आर्टिकल को पकड़ते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। वो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, वो जो संविधान संशोधन था वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नीचे ऐड करके लिख दो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन 2002। इसके तहत क्या किया गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, 0 से 6 तक के होंगे ये स्वास्थ्य, ठीक है, और 6 से 14 साल तक शिक्षा मेनली। ठीक है, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों में गांव-गांव में पल्स पोलियो अभियान चलता है, टीके लगते हैं बच्चों को, सरकार अपनी ओर से करती है, वो यही है, वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं देना या शिक्षा के लिए काम करना। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया था, इसके तहत क्या किया गया था, निःशुल्क शिक्षा कर दी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, लिख लीजिए 6 to 14 ये लिख लेना, साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, लागू लिख लेना 1 अप्रैल 2010, लागू लिख लेना इसके। ठीक है, यहां से क्या होता, लागू हुआ था, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला आप लोग लिख लीजिए 46th।
46 आता है आपका, वो क्या है, जो भी SC वर्ग है या ST वर्ग है या कोई भी ऐसा वर्ग है जो दुर्बल है, यानी जो कमजोर वर्ग है, उनकी शिक्षा की बात करता है, उस वर्ग के ऊपर उठाने की बात करता है। यानी आप लिख लीजिए इसमें SC ST और अन्य जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, यानी जो दुर्बल वर्ग है उनकी शिक्षा की बात करेगा और उनके आर्थिक हितों की बात करता है, यानी उसको आर्थिक रूप से उठाना है, आर्थिक रूप से उनको न्याय देना है। ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे, SC ST या वीकर सेक्शन, ठीक है, जिसको दुर्बल वर्ग कहते हैं, के एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा की शिक्षा की बात करता है, यानी उसकी शिक्षा का स्तर क्या करना है, बेटर करना है। साथ ही साथ क्या करता है, उनके अर्थ संबंधी या उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसके हित की बात करता है, उनको सामाजिक न्याय की बात करता है। शिक्षा प्लस आर्थिक स्थिति, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक प्लस सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की इसको बात करता है 46 में। ठीक है, अब देखिए बहुत से गवर्नमेंट क्या करती है, SC ST वर्ग के लिए अलग अलग टाइप के, जैसे स्कूल कॉलेजों में रिजर्वेशन दे देती है कि इतनी सीटें फीस फ्री होनी चाहिए, मतलब इतनी सीटें आपको इनके लिए रिजर्व रखनी होगी वीकर सेक्शन के लिए, या कहेगी इनको इतना मतलब डोनेशन आप इतने जो छूट मिलेगी फीस में, वो कहती है वो सब इसीलिए क्योंकि वो वीकर सेक्शन बताया गया है, वो थोड़ा सा वीक सेक्शन है, तो उसको क्या लाना, मुख्य धारा में लाना है, उनकी कंडीशन को क्या करना है, ऊपर उठाना है। ठीक है, जो 47 आर्टिकल क्या कहते हैं, जो पोषण का स्तर होगा, जो न्यूट्रिशन लेवल होगा किसी का, उसको बेटर करने का राज्य प्रयास करेगा। तभी तो देखा होगा 2 रुपए किलो दाल देते हैं, कहीं कहीं चावल सस्ता मिलता है, कहीं दालें सस्ती मिलती है, कहीं गेहूं वगैरह मिलता है सस्ता, तो कहीं कहीं भी देखा होगा आपने ड्राई फ्रूट जो किशमिश वगैरह वो भी दे देती है सरकार। ठीक है, जिसके पास कंडीशन होगी, तो अलग अलग टाइप की जो लोक कल्याणकारी यानी पब्लिक वेलफेयर से संबंधित स्कीम होती है, वो यहीं से कहीं सरकारों को सीख मिलती है। तो 47 में क्या लिखोगे, पोषण स्तर को सुधारना, पोषण स्तर। अब अमीर आदमी के पोषण स्तर को तो सुधारेगी नहीं, क्योंकि अमीर आदमी तो ऑलरेडी क्या है, हर चीज खाता है, उसका पोषण स्तर तो सही होगा, लेकिन एक गरीब आदमी को एक सेब का दाना भी मिल जाए तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है, सोचिए। यानी पोषण स्तर, न्यूट्रिशन का लेवल, इसके तहत आपने देखा होगा सस्ते अनाज मिलते हैं, दालें मिलती हैं, वो इसीलिए मिलता है। ठीक है, और बच्चों को तो स्कूल में भी अब मिड डे मील के तहत दिया जाता है। यानी पोषण स्तर में इसमें क्या करना है, सुधार करना है। ठीक, पोषण स्तर में सुधार करने के अलावा क्या होगा, जो लोगों का स्वास्थ्य है उसके लिए काम करेगी सरकारें, यानी पब्लिक जो हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, वो उसका सुधार करेगी। और साथ ही साथ जो शराब वगैरह है, मादक पेय है, नशीले पदार्थ हैं, इन सब चीजों का क्या करेगी, बैन करेगी। ठीक है, पोषण स्तर में सुधार करना, ऊपर कर देना, बेटर करना है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य सुधार। ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसके अलावा जो मादक पेय यानी जो शराब है, ठीक है, उसको क्या करेगी सरकार, बैन करने। अब ये मत कह देना है तो बैन, अब वो तो स्टेट पे है ना। अब जैसे हाल ही में सुना होगा आपने, बिहार ने क्या किया था, पूर्ण शराबबंदी की थी अपने स्टेट में। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि संविधान में तो लिखा है मादक पेय को बैन करेगी, अब हम कोर्ट चले जाएंगे। ये सरकार नहीं करती, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, ये गवर्नमेंट की इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब बताइए, शराब बैन हो जाएगा तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा इससे क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, एक प्रकार का क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के आबकारी। ठीक है, यानी जो मादक जो शराब वगैरह है, गवर्नमेंट की आय का मुख्य स्रोत माना जाता है उसको। ठीक, उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट बढ़ा देती है, वरना नहीं तो 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए में बोतल भी मिल जाती है आपको। ठीक है, वो टैक्स रेट इसीलिए हाई रखे जाते हैं क्योंकि हर कोई शराबी न बन जाए। लेकिन गवर्नमेंट इसको बंद करेगी तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू यानी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है, तो अगर वो खत्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट पैसा कैसे लगाएगी, पब्लिक वेलफेयर कैसे करेगी, ये भी सोचना है। ठीक है, हर चीज देखनी पड़ती है। तो मादक पेय में क्या करता है, मादक पेय को बैन करने की बात करता है। इसी के अलावा नशीले पदार्थों को बैन। ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, नशीले पदार्थ, ठीक है, जैसे बैन वगैरह होते हैं, वो इसी से होता है। तो इसमें लिख लीजिए 47, पोषण स्तर में सुधार, लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक पेय और नशीले पदार्थों पे क्या करना है, रोक लगाने की सरकारें क्या करेंगी, इसमें कोशिश करेंगी। ठीक, और इसी के साथ साथ इसी में एक और पॉइंट है, जैसे इसको बैन करते हैं तो अगला जो पॉइंट आता है 48 आता है, उसमें क्या है, कृषि व पशुपालन की कंडीशन को बेटर करना है। ठीक है, तो जो 48 है वो कृषि और पशुपालन को बेटर करने की बात करता है। साथ ही साथ जो दुधारू पशु होते हैं, जैसे गाय वगैरह होगी या कोई अन्य जीव वगैरह हो गए, उनको क्या करता है, उनके वध पे प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, उनको मारने पे बैन लगाता है। देखिए 47 के बाद क्या आ गया, 48 में क्या होता है, देखिए 48, ठीक है, इसमें क्या होगा,
कृषि को बेटर करना, कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है। अब आपने देखा एक चीज नोट की होगी, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह से संबंधित जो चीजें होती हैं उसमें क्या होती है, मशीनें होगी वो सस्ती मिल जाती हैं, बीज वगैरह सस्ती मिल जाते हैं, वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि जो कृषि वगैरह है उसको बेटर करना है, आधुनिक तरीके से उसको क्या करना है, कृषि को आगे बढ़ाना है, ठीक है, मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। साथ ही साथ जो पशुपालन होता है इसके लिए भी क्या करना है, सरकार ने देखा होगा मुर्गी फार्म के लिए आपको देती है, जैसे मुर्गी पालने के लिए कहेगी कि हम इतना रुपया देंगे, कहीं कहीं मछली पालन के लिए कहती है, कहीं बकरी पालन के लिए कहती है, वो सब स्कीम होती है। तो इसको सरकार ने क्या करना है, कृषि और पशुपालन को आगे बढ़ाना है, ठीक है, को बढ़ावा। प्लस जो दुधारू पशु होते हैं जैसे कोई गाय वगैरह होगी या कोई अदर पशु होती है, उनकी हत्या पे क्या करता है, प्रतिबंध लगाने की बात करता है, ठीक है। अब देखिए लगाना न लगाना ये सब अलग चीजें हैं, हमने क्या करना है, इसको समझना है कि इसमें है क्या, ठीक है। तो कृषि और पशुपालन को बेटर करने के साथ साथ जो दुधारू पशु होते हैं जैसे गाय है, बछड़े हैं या पशु की नस्ल में सुधार करना हो गया, उनकी हत्या पे बैन लगाना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, गाय, बछड़े और दुधारू पशु, ठीक है, दुधारू जो दूध देने वाले हैं, जो आर्थिक रूप से मतलब आपका फायदेमंद, दुधारू पशु वध पे रोक, वध पर रोक, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी जो ब्रीड होती है, जो इनकी नस्ल होती है उसके सुधारने पे, ठीक है, तथा इनकी नस्ल सुधार पे बल, तथा इनकी नस्ल सुधार, ठीक है, इस पे भी क्या देता है, बल देता है 48। अब जो अगला आता है आपका वो होता है 48 का 1। अब 48 के अंदर एक और चीज जोड़ी गई, 48 का फर्स्ट यानी कौ। इसमें क्या कह दिया, जो वन्य जीव होते हैं, अब घरों में तो आपने कह दिया बैन कर देंगे, लेकिन जो जंगल में है जानवर या जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसका क्या होगा। तो उसमें क्या कहा गया 48 के 1 में कि पर्यावरण को आप कंजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे, और जो वन्य जीव है उनकी हत्या पे भी बैन। तभी तो गवर्नमेंट ने सुना होगा आपने, प्रोजेक्ट टाइगर लेके आई 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट लेके आई 1992 में, अलग अलग वन से संबंधित कानून बनाए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 का या अलग इस टाइप के, ठीक है। तो 48 के 1 में क्या कहा गया, पर्यावरण संरक्षण प्लस वन्यजीव हत्या पे बैन, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण लिख लीजिए, वन्यजीव संरक्षण, ठीक है। और यही चीज आपने सुना होगा जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी, उसमें भी है। उसको भी आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कहोगे कि ये इस जानवर को मार रहा है या कुछ कर रहा है, हम लोग कोर्ट में जाके ये कर देंगे, तो नहीं कह सकते हो। यहाँ गवर्नमेंट से कहा गया आप मोरली यानी नैतिक रूप से इन चीजों को ध्यान रखोगे, पर्यावरण का संरक्षण, वन्यजीव की हत्या पर रोक लगाओगे, और वहां हमसे कहा गया तो इंसान को जब तक अगर वास्तव में संविधान में कहीं दूसरी जगह होता, इसके लिए ठोस कानून होते, तो कोई भी जो जंगली जानवर का है उसको वध नहीं करता, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, जंगलों में आग नहीं लगाता। अब लोगों को पता है कर्तव्य है, कौन कितना कर्तव्य निभाता है अब ये जानते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया 48 का कौ, ठीक। अब इसको जो जोड़ा गया था, ये जो कौ वाला है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया, इसको लिख लीजिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर पूछता है आपसे, पीटी लिख दिया मैंने, ठीक है, 1973 लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी का संरक्षण 1992, ये सब, ठीक है, ये इसी के एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखिए 2 या 3 बचते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए आप लोगों का वो आता है 49, ठीक है, 48 तक आप लोग समझ गए होंगे, ये आता है 49 में क्या है, जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें होती हैं, ठीक है, जो भारत की धरोहर है, जैसे कोई ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित कोई मूर्ति मिल गई, अब वो हड़प्पा सभ्यता की कोई जो मतलब आर्कियोलॉजी से कोई चीज निकल गई बाहर, उसको क्या करना है, संरक्षित करना है, उसको इज्जत देनी, उसका सम्मान करना है। तभी तो म्यूजियम वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक चीजें रखी जाती हैं, वो इसीलिए रखी जाती है, ठीक है। वो क्यों, ताकि आज की आने वाली पीढ़ी को या वर्ल्ड को ये बताया जा सके कि हम लोग किसी जमाने में ऐसा भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखो, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ठीक है, या कोई जगह है, स्थान या कोई वस्तु है, ठीक है, किसी सिविलाइजेशन वगैरह में मिलगी, उसका संरक्षण, उसको हमने संरक्षित करना है, उसका क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। ये 49 में। ऐसी एक 50 आता है, 50 बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 50 में क्या है, जो कार्यपालिका होती है हमारी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होती है और जो जुडिशियरी होती है यानी जो न्यायपालिका होती है, उनका सेपरेशन की बात करता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए कार्यपालिका
कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव में पढ़ाऊंगा आपको, और जुडिशरी और न्यायपालिका ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका शक्ति है, वो जैसे अभी किसके पास है, सेंटर पे जिसकी गवर्नमेंट है, उसके वो और उसके कर्मचारी सब कार्यपालिका में अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और न्यायपालिका जो जुडिशरी, इनको सेपरेट करना है। पता लगा कार्यपालिका ने कुछ कानून बनाया, कोई वो किया और वही न्याय का काम भी कर रही है, तो ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। ये जब मैं बढ़ाऊंगा आपको कार्यपालिका न्यायपालिका तब समझाऊंगा, ठीक है। और आज के दिन का जो लास्ट है वो है 51, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा आपसे पेपर में पूछते हैं। 51 किसकी बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति यानी इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, सुरक्षा, या विवाद को आप मध्यस्थता से निभाओगे, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी आके किसी दो देशों के डिस्प्यूट को क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है। विवाद को मध्यस्थता, ठीक है, इससे क्या करेगी, निपटारेगी, मध्यस्थता से निपटाएगी, निपटान, ठीक है। ये क्या था आपका 51 था, ठीक। ये जो चीजें हैं सारी की सारी आपको किसके अंदर मिलेंगी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर का ये पार्ट है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। क्विक रूप से इसको एक बार शॉर्ट में आप लोग रिवाइज कर लेना, बहुत आसान है, एक दो बार पढ़ोगे आपके सब समझ में आ जाएगा, लिंक करके पढ़ना, ठीक है, कि हाँ ऐसा भी होता है। फिर मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।